नमस्कार मित्रों, आज सीधू ने सट में हमारे साथ चंडीगढ़ से वरिष्ठ संपादक अजय शुक्ल जी जुड़े हैं। अजय जी का स्वागत करते हैं हम, हमारे दर्शकों की ओर से भी, हमारी ओर से भी। और आज जो मसला हमें डिस्कस करना है वो रशियन प्रेसिडेंट, जिसे तानाशाह भी कह सकते हैं, उसको भारत में आने के लिए निमंत्रित किया गया। भारत आए और अपने बड़े साहब, उससे भी बड़े होने के चक्कर में कैसे रहे, उसके बारे में शुरुआत में ही मैं एक डॉक्टर राहत इंदौरी का शेर अर्ज कर रहा हूं। अड़े थे जीद पे के सूरज बना के छोड़ेंगे, पसीने छूट गए एक दिया बनाने में। मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं जिसे लगा है जमाना खुदा बनाने में। डॉक्टर राहत इंदौरी का ये शेर कहां कैसे बराबर बैठता है, आगे आगे सुन लीजिए। कहीं कहीं मिलेगा तो एक बात उससे पूछूंगा, वो मार डालेगा मुझको तो पालता क्यों है। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और सर पुतिन, इसमें हाँ, एक पंक्ति और आगे सुन लीजिए। अब इरशाद। न मैं हूं न बाकी है जमाने मेरे, फिर भी मशहूर है शहरों में फसाने मेरे। वाह वाह वाह। सर तो आज बात करते हैं पुतिन की भारत यात्रा की, और उस पर अजय शुक्ल जी का विश्लेषण तो हम सुनेंगे ही, मगर लंदन के इकोनॉमिस्ट ने ताजा अंक में जो एक वाक्य, मैं उसका एक वाक्य यहां पर पढ़ना चाहूंगा। द क्रेमलिन इज यूजिंग द विजिट टू शो यूरोपियंस दैट रशिया इज नॉट आइसोलेटेड and has healthy relations with big developing countries। और दूसरा भी लिखा है उन्होंने सर कि चाइना बड़ा हो गया, ये नहीं महसूस कराना है, इसलिए रशिया को हमें मदद करना है। ऐसा भी इनका उनकी एक रपट में बताया गया है। मगर हम अजय शुक्ला जी से जानेंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र के लिए कितना खतरनाक विजिट था, लोकतंत्र का खात्मा बुलाने वाला ये विजिट था। और फिर भी तानाशाह पुतिन नंगे पैर महात्मा गांधी की समाधि पर गया और 75 साल से, नेहरू के जमाने से रशिया और भारत के संबंधों का उन्होंने जिक्र किया। ये क्या संदेश है? अजय जी, आप इसका विश्लेषण करें पूरा। अजय जी। पहली तो एक बात मैं कहूंगा कि जब 1955 में रसिया, यानी उस समय सोवियत रूस होता था, सोवियत रूस के सबसे बड़े जो दो नेता थे वो आए भारत। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब उनकी मुलाकात 3 सांसदों वाले जनसंघ के नेता अटल बिहारी वाजपेयी से कराई, तो उन्होंने कहा ये आने वाले वक्त के, भविष्य के भारत के प्रधानमंत्री हैं। वाह। और उस वक्त में उन्होंने क्या कहा हंसते हुए कि तो ये मतलब उनकी पूरी बात का लबोल हुआ कि फिर ये बाहर क्यों है, यहां कैसे है, क्योंकि वहां तानाशाही रही, विरोधी नेताओं को जेल में डाल देना, खत्म कर देना, ये उनकी परंपरा है और वो उसी तानाशाही से जीने वाला देश है। लेकिन भारत ने उससे जब सीखने की बारी आई तो हमारे जैसे मनीषी कहते रहे हैं कि हमें व्यक्ति की उसी तरह से करना चाहिए जैसे मधुमक्खी फूलों से शहद चुन लेती है,
बाकी छोड़ देती है, बर्बाद नहीं करती, छोड़ देती। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कमोबेश उसी तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस सोवियत रूस से अच्छी अच्छी चीजें सीखी, और आईआईटी बॉम्बे हो या क्या कहते हैं रिफाइनरीज हो, या जो है वो प्लांट हो आयरन के, तो आप इस तरह से तमाम प्रोजेक्ट उनसे बनवाने में मदद ली। डिफेंस में MiG-21 उनसे लिया, लेकिन उनकी तानाशाही नहीं ली। नेहरू से बड़ा लोकतांत्रिक व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता है, दुनिया में नहीं हो सकता। इतना बड़ा लोकतांत्रिक शायद मुझे लगता है गांधी जी भी नहीं थे जितने नेहरू जी थे। गांधी जी अपोज कर जाते थे कई बातों, नेहरू जी नहीं करते थे। नेहरू जी सुनते थे, मुस्कुराते थे और उसका जवाब देते थे। आपने देखा 1962 के युद्ध के समय में, जब युद्ध चल रहा था, बीच युद्ध में यही अटल बिहारी वाजपेयी समेत तमाम जनसंघ के लोगों ने कहा कि चर्चा कराई। पंडित नेहरू तैयार हो गए, कहा ठीक है, यदि चंद लोग ही सही वो चाहते हैं तो हमारे देश की एक आवाज नहीं रुकनी चाहिए। आप याद करिए, जब राम मनोहर लोहिया पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, वो हार गए, बुरी तरह से हार गए। और उसके बाद में अखबारों ने उस समय क्या खबर लिखी थी यह समझिए। पंडित नेहरू ने 50,000 जो 40 समथिंग जो भी डिफरेंस था, उनका 50,000 मतदाताओं का विश्वास खोया। यानी जो वोट मिले थे लोहिया को, उसको हेडलाइन बनाया, ना कि यह बनाया कि पंडित नेहरू इतनी बड़ी जीत हासिल कर सके। जिस प्रकार से अजय जी, जिस प्रकार से आज हमारे विपक्ष के पास 65% का बहुमत है, लोगों का विश्वास है। जी जी, तो मैं आपसे एक चीज कहता हूं कि जब पुतिन आता है तो आज का मीडिया क्या करता है। इस देश का सबसे बड़ा जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल है वो टीवी टुडे ग्रुप, उसको इंटरव्यू करने के लिए बुलाया जाता है। सेलेक्टेड है, सबको पता है क्या पूछेंगे, इसीलिए उन्हें सेलेक्ट किया गया था, सरकार ने उन्हें दिया था। तो साहब वो चैनल सवाल क्या करता है पुतिन से, एक कहता है कि आप इतने सालों की जो आपके साथ में मित्रता है, भारत का जो संबंध है, ऐसे में आप किस प्रधानमंत्री को श्रेष्ठ मानते हैं। उसने इसका जो जवाब दिया कि बेहद अभद्र आपका सवाल है। पुतिन ने कहा जी, बेहद अभद्र है और मतलब शर्मनाक है ये सवाल। उनका सभी के साथ अच्छे रहे और सभी अच्छे थे, और वो आगे बढ़ गए अपनी बात। इसी तरीके से दूसरी पूछती हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ, तो उसका भी कि आपने उनको उनके साथ जो है गाड़ी में बैठ के किस तरह से अपनी कार में बैठ के, और वो उन्होंने कहा यह वजह नहीं है। जब वो कॉन्फ्रेंस से निकले, वो रोड पर थे, मेरी गाड़ी आ गई तो मैंने अपने साथ बैठा लिया। अब आप ये सोचिए, मुझे आज भी इस पर एक याद आता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का एक जो है लंच प्रोग्राम था। प्रणब मुखर्जी उन दिनों प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते थे, शिवराज पाटिल साहब थे। तो एक रखा गया था लंच, तो उसमें कुछ चुनिंदा जो संपादक थे वो आमंत्रित थे, और जो पक्ष और विपक्ष दोनों के जो तमाम लीडरान थे वो थे। इत्तेफाक से मेरी थोड़ी सी हैसियत ये थी कि मेरी गाड़ी वहां जहां गवर्नर का पोर्टिकोल था वहां तक पहुंच जाती थी। तो मुझे जब डिनर से निकले तो वो गाड़ी मुझे लेने वहां आ गई।
और वहां आ गई तो डीजीपी और वो खड़े थे, चूंकि मेरे मित्र थे, बहुत परम मित्रों में से, भाई की तरह से रिश्ते, तो उन्होंने दरवाजा खोल के वो, अरे मैंने कहा अब मेरे लिए वो भाई की तरह से सदैव रिश्ते रहे, मैं उन्हें, तो मैंने कहा अरे छोड़िए मैं बैठ रहा हूं। बहरहाल ये प्रोटोकॉल था, क्योंकि हम गेस्ट थे उस समय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, तो बैठने को हुआ। तभी मैंने देखा एक बड़े नेता, सत्तारूढ़ दल के नेता, उस समय कांग्रेस सत्ता में थी, वो बेचारे अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहे थे, नहीं आई थी उस समय। स्वाभाविक सी बात है, कटसी बनती थी, मैं ड्राइवर से कहा 1 सेकेंड रोकना, मैंने उनसे कहा आइए, तो चूंकि वहां तक उनकी अलाउ नहीं थी तो उन्हें पैदल उतर जाना पड़ता, तो मैंने उन्हें अपने साथ बैठाया, जहां उनकी गाड़ी थी वहां तक उन्हें मैंने ड्रॉप किया। अब ये एक सिंपल सा शिष्टाचार है। हम आप कहीं किसी कॉन्फ्रेंस से निकलते हैं, किसी की गाड़ी पहले आ जाती, किसी की वहां तक नहीं आती है, जो भी वजह, यदि संभव है हमारे पास में है यह स्पेस और हम समझते हैं कि उसमें कोई बुराई नहीं है, और कूटनीति भी ये कहती है वैश्विक कि यदि इस तरह से बैठा जाए तो उसके संदेश जाते हैं। चूंकि पुतिन आज पूरी दुनिया में कटे हैं, युद्ध अपराधी के तौर पे हैं, ऐसी स्थिति में उनके साथ कोई दिखना नहीं चाहता है यूरोपियन स्टेट्स का और तमाम स्टेट्स का, वो अपनी इसमें बेइज्जती समझता है। और ऐसे में दिख रहा है, इसलिए आप जो है उनके साथ, तो वो तो चाहेगा ही कि आप ये वो हो, और उसने बैठा लिया आप उसको, ये तो उसका उन्होंने जो जवाब दे दिया, उससे एक बात तो साफ हो गई कि उन्होंने किसी उसमें नहीं बैठाया था कि एक महान लीडर को हम बैठा रहे, विश्व गुरु है इसलिए नहीं बिठाया। तो उन्होंने यह भी नहीं कहा कि हम नरेंद्र मोदी को किस पूरी इंटरव्यू एक बार भी, इतने बार कहलाने की कोशिश की गई, यहां तक कि उस चैनल की जो मालकिन है कलीपुरी, उसने ये कहा कि आप हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह से इतना मेहनत करते हैं, इतना थकते नहीं हैं, और ये, तो उसने कहा हम नहीं थकते, आप नहीं है जो आप 3 दिनों से हमारा पीछा कर रहे हैं और जासूसों की तरह से। अब आप एक चीज सोचिए, इससे ज्यादा बड़ा तमाचा क्या मारेगा? उसने तो हर जगह ये कर दिया और कहीं पर भी इस मामले में नाम नहीं लिया। पूरी कॉन्फ्रेंस देख लिए, पूरे लेक्चर देख लिए, उसने काम की बात की जिस काम के उद्देश्य से वो आया था। उसका उद्देश्य था कि वैश्विक जगत को यह संदेश दे सके कि नहीं, भारत हमारे साथ है, तुम हमें वे कर रहे हो तो कम से कम एक बड़ा कंट्री हमारे साथ है, ताकतवर कंट्री हमारे साथ, क्योंकि वो ताकतवर कंट्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बना गए थे। इंदिरा गांधी ने पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया था कि भारत किसी का आदेश नहीं मानता है, किसी से डरता नहीं है। राजीव गांधी ने अमेरिका और चाइना दोनों के नाक में वो कर दिया था, और अमेरिका का राष्ट्रपति रीगन उनके ऊपर छाता लेके चलता था। अब आप सोचिए, तो उस देश का आज प्रधानमंत्री जिस तरह से एक्ट कर रहा है, तो वो कोई, अच्छा आप एक बात बताइए, रसिया से हम ही खरीदते हैं, रसिया हमसे क्या खरीदता है? ना के बराबर कुछ चीजें, वो ना भी खरीदे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बासमती वगैरह। हाँ, और दूसरी चीज, हम क्या खरीदते हैं? हम सब कुछ खरीदते हैं। हम जरूरत पे अनाज भी खरीद लेते हैं, हम जरूरत पे तेल खरीदते ही हैं, हम जरूरत पे जो है गैस खरीदते ही हैं, हम जरूरत पे उसके साथ में तमाम और दूसरी चीजें, चाहे यूरेनियम हो चाहे दूसरी चीजें हो, सब ऊर्जा से रिलेटेड हो और दूसरी हो, उससे खरीदते हैं। तो आप बताइए उसकी जरूरत क्या है? उसकी जरूरत है उसकी डिफेंस के लिए, सेना के लिए उसे सैनिक नहीं मिल रहे हैं, तो मरने के लिए उसे भारत के वो मजदूर चाहिए। वो समझौता क्या कर रहा है? वो चाइना के साथ समझौता करता है कि चाइना पर कोई अटैक करेगा तो वो रसिया पर अटैक माना जाएगा।
और दूसरी तरफ वो भारत के साथ में कोई डिफेंस डील नहीं कर रहा है। और जो पिछली डील नरेंद्र मोदी सरकार ने ही की थी 2018 में, जो आ जाने चाहिए थे लड़ाकू विमान, वो भी आज तक नहीं आए। अब आप इससे समझ लीजिए कि पुतिन की यात्रा बेसिकली किस उद्देश्य से थी। वैश्विक जगत में उसने संदेश दे दिया। हम क्या संदेश दे रहे हैं? वो तो अमेरिका या यूरोपियन कंट्री पहले ही रसिया के खिलाफ है। हम तो इसके जरिए अपने आप को अलग थलग छोड़ रहे हैं। देखिए, मैं रसिया से दोस्ती के खिलाफ नहीं। मेरा मानना है हमारे पास में जो सबसे ताकतवर नीति है, जिसको इजाद किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, गुट निरपेक्ष आंदोलन, कि हम देखिए किसी के गुलाम नहीं है, किसी एसोसिएशन के हिस्सा नहीं है, ना अमेरिकन एंग्लो के हैं जो उन्होंने वहां की संसद में ही मना कर दिया था, और ना ही हम जो है क्या कहते हैं दूसरे रशियन एंड अदर्स के उसमें है। हम एक स्वतंत्र देश है, हमारी स्वतंत्र नीति है। हमें जहां हमारे देश के लिए हितकर लगेगा हम वो करेंगे। लेकिन कालांतर में यदि देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी के समय से बिल्कुल अमेरिका परस्त हो जाने की जो स्थिति पैदा हुई, वो आज बीभत्स रूप में आ गई, और हम न इधर हो पा रहे हैं न उधर हो पा रहे हैं। हम पूरी तरह से अविश्वसनीय हो सके, हम गुटनिरपेक्ष भी नहीं बन पाए, यह भी संदेश नहीं दे पाए। तो यह अपने आप में बताता है कि हम सबके गले जरूर पढ़ लेते हैं, लेकिन देश को डिलीवर कुछ नहीं कर पाते। ये स्थिति है जी। सर इकोनॉमिक्स का एक और पैरा में जल्दी जल्दी पढ़ लेता हूं, आप उस पर भी कमेंट कर सकते हैं। इंडिया इज रिस्पॉन्डेड बाय वेरी पब्लिकली कॉजिंग अप टू मिस्टर पुतिन एंड शी जिनपिंग, चाइना's leader, most notably at the summit near Beijing in August. Photos of Modi embracing Mr. Putin this week will be intended to reinforce the message to America that India has plenty of other economic and defense partners. Moreover, India has no desire to see Russia fall entirely under China's influence. Ajay ji. मैं सवाल नहीं सुन पाया, एक सेकेंड मुझे फिर से कह दें। नहीं, उसमें ये था कि ये फोटो सेशन जो है वो ये दिखाने के लिए है कि अमेरिका को मैसेज देना है कि इंडिया हैज प्लेंटी ऑफ अदर इकोनॉमिक एंड डिफेंस पार्टनर्स। मोर ओवर, इंडिया हैज नो डिजायर टू सी रशिया फॉल एंटायरली अंडर चाइनाज इन्फ्लुएंस। बिल्कुल, मैं जो इकोनॉमिक टाइम्स से बिल्कुल सहमत हूं। आज यही का इकोनॉमिस्ट का ये है। सॉरी इकोनॉमिक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ उससे मैं सहमत हूं। इकोनॉमिस्ट से उसने बिल्कुल सही कहा है, और सच्चाई यही। आज हालात ये है, भारत, मैं वही तो पहले कह रहा था, भारत भटक रहा है, ना अपनी इकोनॉमी को सही कर पा रहा है, ना डिफेंस को सही कर पा रहा है, ना अपने नागरिकों के लिए कर पा रहा है, ना भारत के अंदर डिलीवर है। आप देख ही रहे हैं जिस तरह से इंडिगो ने मोनोपोली स्थापित की है, तो कुछ ग्रुप्स की मोनोपोली के लिए अब इसके लिए क्या होता है, भारत चाहे ग्लोबल टेंडर जारी करे चाहे लोकल टेंडर जारी करे, वो इस तरह से पॉलिसी बनाता है कि उसके बाद में वो जिसको चाहता है वही उसके लिए एलिजिबल हो, उसके लिए वो पहले ही तय हो जाता है उस कंपनी के साथ, इसमें ये शर्त डाल दीजिएगा। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। मेरे एक मित्र थे बहुत सीनियर आईएएस, और आपके यहां नरेंद्र मोदी के जो सबसे क्लोजेस्ट आईएएस ऑफिसर थे अरविंद कुमार, उन्हीं के बैच में, नाम नहीं ले रहा हूं। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, और वो अटल AK शर्मा की बात कर रहे हैं। यस तो अभी मिनिस्टर है यूपी में भाजपा। हाँ बिल्कुल। तो वो अरविंद कुमार के साथ के बैच में। तो अब क्या है,
वो शत्रुघ्न सिन्हा के साथ में उनके पीएस होते थे उस समय। शत्रुघ्न सिन्हा उस समय शिपिंग मिनिस्टर होते थे जी। शत्रुघ्न सिन्हा ने उनसे कहा कि ऐसा करो, वाडिया से मिलने चलना है। वाडिया के यहां गए और जाके वहां बैठे, जैसे होता है उन्होंने स्वागत किया और फिर चाय पानी और सब वो हुआ। उसके बाद में उन्होंने एक स्क्रीन पे अपना प्रेजेंटेशन चलाया, अपने सीईओ और सबको बुलाया, कहा ये जो है पोर्ट का एक टेंडर है, ये होना है। सारी के बाद में तो वो आईएएस ऑफिसर्स चूंकि इकोनॉमिक्स के ही पढ़े हुए थे, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के, तो उन्होंने कहा कि सर ये तो ठीक है, लेकिन इसमें हम फंस जाएंगे लीगली, ऐसे ऐसे करेंगे तो ये शर्त में तो ऐसे हो जाएगा, कल के दिन सीबीआई जांच हो गई, कुछ हो गया तो ये होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें थोड़ा सा लीगल वो आएंगी, ये करके उन्होंने उनसे कहा वाडिया से। वाडिया ने कहा नहीं कोई लीगल नहीं आएगी, मैं अभी 2 मिनट में उन्होंने फोन मिलाया और फोन मिला के कहा मिस्टर लाल आपके ये आए हुए हैं और ये बता रहे हैं। तो उनका नहीं, बिल्कुल अभी होता है, मैं बताता हूं, और मैं भी लॉ मिनिस्टर से कहता हूं आपसे बात करते हैं, ऐसे कैसे। और ये अब उतने में ही थोड़ी देर में अरुण जेटली का कॉल आ गया। अरुण जेटली ने पूरा वो नहीं कोई बात नहीं, उनका एक काम करते हैं, कल ही मीटिंग बुला लेते हैं। तो उन्होंने इशारा किया नहीं कल नहीं, परसों का रख लो, आज तो मुंबई में ही है, कल पहुंचेंगे तो परसों का रख लो। तो परसों उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा लेकिन इसमें तो होम मिनिस्ट्री को भी और उसको, तो उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें बता दिया गया। और तुरंत उन्होंने फिर मिलाया, कहा लाल मेरी बात हो गई उनसे, और आप उसमें वो कह रहे थे इतने बजे, तो आप अपने यहाँ डायरेक्शन दे दीजिए कि इतने बजे मीटिंग हो। तो तीनों मिनिस्ट्री, अब लाल कृष्ण आडवाणी, ये जिन्ना के दोहित्र की बात कर रहे हैं, नस्ली वाडिया। हाँ बस उन्हीं की बात बता रहा हूँ, उन्हीं की बात बता रहा हूँ, जिनकी मजाक पे जाके लाल कृष्ण आडवाणी ने मत्था टेका था। तो अब मैं ये उदाहरण आपको इसलिए बता रहा हूं, भाजपा के संस्थापक में से एक है, उन्होंने सबसे ज्यादा बड़ा फंड दिया था। ये अपने आप में दर्शाता है कि जो दूसरों कांग्रेस को कहते हैं खुद क्या है वो जान लीजिए। बहरहाल थोड़ी देर में ही उन्हें उन्हीं की मिनिस्ट्री और सबसे कॉल आता है कि सर पीएस को कि अपने मंत्री जी को अवगत करा दीजिए कि इतने इतने बजे ऐसे ऐसे लॉ मिनिस्ट्री और ये मीटिंग रख रहे हैं, और सब्जेक्ट जो है आपकी मिनिस्ट्री का है, और इसलिए और होम मिनिस्ट्री से ऑर्डर जारी हुआ और तीनों की मीटिंग। अब आप ये समझ लीजिए, वहां वो ये बता नहीं रहे कि मंत्री जी मेरे साथ बैठे, और मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं। उसके बाद में उन्होंने कहा कि देखिए ये है 400 आपको पहुंच जाएगा, ठीक है, और 100 पार्टी फंड में पहुंच जाएगा, और बाकी आप समझ लीजिए। अब आप कभी भी शत्रुघ्न सिन्हा से पूछ लीजिएगा क्या हुआ। मैं ये उदाहरण दे रहा हूं, हालांकि बाद में उनके जो पीएस थे उन्होंने कहा नहीं सर इसमें फंस जाएंगे। तो जो उस समय सेक्रेटरी थे इसके मिनिस्ट्री के, जहाज रानी के, तो वो जो है वो बहुत ईमानदार ईसाई थे, बहुत ईमानदार थे, यूपी कैडर के थे, उन्होंने फंसा दिया। उन्होंने कहा ना मैं तो इस पे डिसेंट नोट लिख दूंगा। वाह, ऐसे गट्स वाले होते हैं। तो ये घबरा गए, उन्होंने कहा देखिए, और वो सचमुच ईमानदार अफसर थे, तो उन्होंने ये किया। मैं ये उदाहरण इसलिए बता रहा हूं,
नरेंद्र मोदी सरकार या भाजपा इस नीति पे चलती है, इस तरह से पॉलिसीज बनाई जाती हैं, ये होता है। आप देखिए आज पूरे देश के लाखों लोग परेशान हैं इंडिगो के, जिस तरह से इंडिगो ने किया। क्यों? क्योंकि इंडिगो की मोनोपोली स्थापित की गई। आप देखिए 2014-15 तक, आप ये कह सकते हैं 16 तक कह सकते हैं, यह स्थिति थी। आपको कहीं फ्लाइट पकड़नी, मैं तो सीधी सी बात उसकी छोड़िए, मैं 2020 तक की बात बताता हूं, 19-20 तक की होता था कि अच्छा इसकी नहीं मिल रही, एक काम करो इंडिगो छोड़ो, इसकी ले लो, एयर इंडिया की ले लो, इसकी ले लो, उसकी ले लो। है, हम 4 हमारे पास ऑप्शन होते थे। आज हम जब ऑप्शन देखते हैं कि यहां जाना है तो यार इंडिगो इंडिगो इंडिगो, वहां इंडिगो इंडिगो इंडिगो, कहीं कहीं दिख गई इंडियन एयरलाइंस, और कोई है ही नहीं, खत्म। सही बात। 95% मार्केट पे इन्होंने कब्जा कर लिया, आप टहलते रहिए। तो आज जब यह स्थिति हो गई, हरि जी, हरि जी, हरि जी, आप कनेक्टेड हैं? अच्छा, ओके। तो मैं ये समझता हूं कि जिस तरह से ये स्थितियां हैं, इसमें आपको ये समझना होगा कि आज यह हालत हो गई है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस की सरकार ने, तथाकथित डबल इंजन की सरकार ने वो नीतियां बनाई हैं जिनके कारण एकाधिकार हो गया। आज इंडिगो का एकाधिकार वहां हो गया, कहीं किसी का हो गया, कहीं किसी का हो गया। अब आप कहेंगे इंडिगो का तो एकाधिकार कई सालों से, बिल्कुल कई सालों से, तो फिर ये संकट क्यों पैदा हो गया? वह आर्डर, जिस आर्डर को बहाना लिया जा रहा है, वह आर्डर भी 18-19 महीने से है। तो फिर ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि 27 नवंबर को अडानी एक सौदा करता है और भारत में पायलट की ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट, क्रू तैयार करने का इंस्टीट्यूट का वो सौदा कर लेता है और वो खरीद लेता है कंपनी जो भारत की सबसे बड़ी थी। और उसके बाद में 27 को ये होता है, 28 निकलता है और आप सोचिए 2 दिन निकलते हैं और तीसरे ही दिन यानी 1 दिसंबर से इंडिगो की यात्राएं संकट में आ जाती हैं, पूरा डिरेल हो जाता है और सब कुछ इस स्थिति में आ जाता है कि पूरी व्यवस्था भंग हो गई, लाखों लोग परेशान हो रहे हैं, लाखों लोग रो रहे हैं। ये उसी तरीके से है जैसे एक समय में कोयला संकट पैदा किया गया था, जबकि वही कोयला मंत्री कह चुके थे कि आज भारत में कोयले की कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छा है, सब कुछ है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया था कि कोयले का इतना संकट, क्योंकि अडानी को वह देना था और अडानी को देना था, तो इसलिए यह सब कुछ हो रहा था। यानी अब आप समझ लीजिए कि यह सरकार किसके लिए कर रही थी? अडानी के लिए। अब आप एक चीज देख लीजिए, इंडिगो की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन लोग हैं, ये आप देखिए। इसमें एक अमिताभ कांत है जो अभी योजना आयोग या नीति आयोग कुछ कहिए उसके चेयर कर रहे थे, और इसी तरीके से जो इसके लोग हैं विक्रम सिंह मेहता या पल्लवी जो है सर्राफ, इसी तरीके से जो धनोआ है, और इसी तरीके से जो तमाम राहुल भाटिया तो मान लो मालिक ही हैं, इसके अलावा जो और पराशर है, ये सब बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, नरेंद्र मोदी के चहेते लोग हैं, आरएसएस से जुड़े हुए लोग। अब आप पूरे खेल को समझ सकते हैं कि किस तरह से इंडिगो का यह संकट खड़ा करके इन्होंने आज देश को अडानी के हाथ में सिविल एविएशन पूरा देने का
की साजिश रची। यह पूरा खेल है और जनता जाए भाड़ में, मरने दीजिए, लोग परेशान हो रहे हैं, परेशान होने दीजिए, हमारे अडानी को धंधा मिलना चाहिए। जैसे उस समय बिजली संकट पैदा करके, कोयले का संकट पैदा करके अडानी को सब दे दिया गया। यह है नरेंद्र मोदी की नीति और यही इनका इकोनॉमिक्स है, इसलिए तमाम संकट खड़े। जी अजय जी ने आज जो विश्लेषण किया पुतिन की यात्रा के बारे में, वो भारत के हित में कम और पुतिन के हित में ज्यादा है, ऐसा महसूस होता है। आज इतना ही, फिर मिलते हैं नए एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार।